हाँ जी, वेलकम बैक। आज फिर एंट्रोपी को ही कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा कल का टॉपिक चल रहा है। एंट्रोपी हमने स्टार्ट किया था कल। हमने एंट्रोपी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। जो क्लॉजेज इनइक्वालिटी थी, उसके बारे में डिस्कस किया था। क्लॉजेज इनइक्वालिटी, कोई बता सकता है क्या थी क्लॉजेज इनइक्वालिटी? व्हाट इज़ क्लॉजेज इनइक्वालिटी? इस इक्वेशन को अगर आपको देख के कुछ याद आ जाए। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। तो वो कहाँ से उसको हम उसका स्टार्ट लेंगे? उसका स्टार्ट हम क्लॉजेज इनइक्वालिटी से लेंगे, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेट करती है। वहाँ से जो रेंकाइन क्लॉजेज ने उसके ड्राइव किया था। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। जो इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल है क्या चीज़, इसमें हम आज देखते हैं। इसके बाद फिर हम जो कुछ रिलेशंस हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी की रिलेशंस है वो डिस्कस करेंगे। फिर चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर आइडियल गैसेस, उसका एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, वो हम लोग करेंगे। तो जो आज का पहला टॉपिक है इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल, उसमें जो फिर हम एक साइक्लिक प्रोसेस लेते हैं, जिसमें जो हमारे पास स्टेट हैं, फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू। जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी हो सकता है, लेकिन जो स्टेट टू से वन की तरफ है वो टोटली इंटरनली इरिवर्सिबल है। अब जो क्लॉजेज इनइक्वालिटी, जो हमने कल इक्वेशन थी, जो क्लॉजेज ने दी थी, वो थी इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल क्यू ओवर टी दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इस इक्वेशन को, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो जो हमारे पास नई इक्वेशन डेवलप होगी वो क्या होगी? वो फिर इंटेग्रल फ्रॉम स्टेट वन टू टू डिफरेंशियल ऑफ क्यू ओवर टी, जो हमारे पास इरिवर्सिबल है प्रोसेस है, उसके लिए हम लिख सकते हैं। और जो इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए फिर वो हम लिखेंगे इंटेग्रल फ्रॉम टू टू वन डिफरेंशियल ऑफ क्यू ओवर टी, और ब्रैकेट पे इंटरनली रिवर्सिबल, और वो होगी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो क्लॉजेज इनइक्वालिटी इक्वेशन को हमने रीराइट किया है फॉर दिस साइक्लिक प्रोसेस। तो जो क्लॉजेज इनइक्वालिटी की इक्वेशन है उसको हमने रीराइट किया है दिस साइक्लिक प्रोसेस दैट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, इसका हमने कल जो क्लॉजेज इनइक्वालिटी में निकाला था, दैट इज़ इक्वल टू चेंज ऑफ एंट्रोपी फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू, और उसकी जगह हम लिख सकते हैं S1 माइनस S2। तो ये वाला पार्ट वैसे का वैसा रहा। तो अब इसको हमने रीअरेंज फिर इस तरह कर सकते हैं, इंटेग्रल वन टू टू डिफरेंशियल क्यू ओवर टी प्लस S1 माइनस S2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको रीअरेंज किया है, आप इसको उस तरफ ले जाएं तो इक्वेशन चेंज क्या हो जाएगी? S2 माइनस S1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जो इंटेग्रल ऑफ डिफरेंशियल क्यू ओवर टी। अब ds, कल हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, ds जो चेंज डिफरेंशियल ऑफ एंट्रोपी है, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू जो डिफरेंशियल ऑफ हीट ओवर टाइम ओवर टेम्परेचर। अब हमने जो हम निकालने जा रहे हैं, वो हम निकालने चाह रहे हैं उस इस पूरे सिस्टम में इस जो एंट्रोपी जनरेट कितनी हो रही है। तो जो पहले तो सिस्टम की निकालते हैं। सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू S2 माइनस S1, जो कि इसके बराबर थी, जो किसके बराबर हुई फिर? जो फ्रॉम इंटेग्रल स्टेट वन टू टू डिफरेंशियल ऑफ क्यू ओवर टी प्लस जो जनरेट हुई है। अब जनरेट वाली को आप अलग निकाल लें, जो
उसको हम टोटल का नाम दे देते हैं। तो टोटल जो हमारे पास एंट्रोपी होगी वो जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी के बराबर होगी, और दैट शुड बी ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर दैन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो। अगर इक्वल टू ज़ीरो होगी तो तब हमारे पास जो सिस्टम होगा वो रिवर्सिबल होगा। जब हमारे पास जो एंट्रोपी जनरेशन ज़ीरो आएगी तो जो हमारे पास सिस्टम होगा वो रिवर्सिबल होगा। अगर जो सिस्टम जनरेशन एंट्रोपी ग्रेटर दैन ज़ीरो आएगी तो इरिवर्सिबल होगा। कल हमने इसके प्रॉब्लम भी किए थे, जितना प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा उसमें जो एंट्रोपी है वो उतनी ज़्यादा होगी। जितनी एंट्रोपी कम होगी इसका मतलब वो द प्रोसेस इज़ गोइंग टू फॉलो कोऑर्डिनेट साइकिल, कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल। अगर हमारे पास जो आने वाले प्रॉब्लम्स में हम कहीं भी उसमें देखें स्टेटमेंट में कहीं पे भी लिखा है कि कोऑर्डिनेट साइकिल को जो हीट इंजन है या रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे आपने चुप करके जो जनरेशन होगी, एंट्रोपी जनरेशन होगी, जो एंट्रोपी टोटल होगी वो ज़ीरो लेंगे, ज़ीरो होनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर जो सिस्टम है, जो हॉट रेजरवायर आ गया, कोल्ड रेजरवायर आ गया, उनकी एंट्रोपी होगी, उनकी कोई ना कोई एंट्रोपी की वैल्यू होगी, बट जो टोटल आएगी जनरेशन एंट्रोपी आएगी वो ज़ीरो आएगी। Some entropy is generated or created during an irreversible process, and this generation is due entirely to the presence of irreversibilities. The entropy generation S gen is always a positive quantity or zero. तो इसकी जो फिर इक्वेशन हमारे पास आई वो क्या आई, S generation is equal to change in entropy of total, that is equal to change in entropy of system plus change in entropy of surrounding, जो तो वो that is always greater than ज़ीरो या फिर equal to ज़ीरो। अगर तो वो greater than ज़ीरो होगा तो जो प्रोसेस है वो irreversible होगा, अगर वो equal to ज़ीरो होगा तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल होगा। तो अगर एंट्रोपी जनरेशन नेगेटिव आ जाए, जो कि आ नहीं सकती, तो फिर इम्पॉसिबल है प्रोसेस। सिस्टम की नेगेटिव हो सकती है, द एंट्रोपी ऑफ, उसमें एक एग्जांपल आगे देखते हैं, द एंट्रोपी चेंज ऑफ एन ऑसिलेटेड सिस्टम इज द सम ऑफ एंट्रोपी चेंजेस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ये आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, इसमें एक आगे एग्जांपल है जिसमें वो बताता है कि जो एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम कैन बी नेगेटिव, सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो नेगेटिव हो सकती है, बट द एंट्रोपी जनरेशन कैन नॉट। अगर हमारे पास सिस्टम है फॉर एग्जांपल जिसकी जो एंट्रोपी है वो हीट रिलीज़ कर रहा है टुवर्ड्स सराउंडिंग, तो सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव होगी, सराउंडिंग की पॉजिटिव होगी, सराउंडिंग हीट अब्जॉर्व कर रही है। तो सिस्टम की एंट्रोपी वो कहता है -2 किलो जूल पर केल्विन है, और जो सराउंडिंग है उसकी एंट्रोपी है 3 किलो जूल। तो जो फिर हमारे पास नेट एंट्रोपी आएगी, टोटल एंट्रोपी आएगी, जिसको हम एंट्रोपी जनरेशन का नाम देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 3 - 2, जो कि 1 किलो जूल पर केल्विन आई है। अच्छा, इसके बाद वो कुछ रिमार्क्स देता है एंट्रोपी के बारे में। जो processes can occur in a certain direction only, not in any direction. A process must proceed in the direction that complies with the increase of entropy principle, that is S gen must be equal to greater or equal to 0. A process that violates this principle is impossible. अगर कोई प्रोसेस इस प्रिंसिपल को वायलेट करता है, जो प्रिंसिपल क्या है, इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल, जो प्रोसेस को वायलेट करेगा इसका मतलब इम्पॉसिबल है उसका हैपन होना। एंट्रोपी इज़ अ नॉन कंजर्व्ड प्रॉपर्टी, इसको हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में नहीं ले जा सकते। एंड देयर इज़ नो सच थिंग एज अ कंजर्वेशन ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल, जैसा कि एनर्जी के केस में है, तो यहाँ पे कोई कंजर्वेशन ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं है। हाँ, इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल है, जिसका मतलब है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, जो जिसका
जो कल हमने एक इक्वेशन भी देखी थी, जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है दैट इज़ ऑलवेज कीप इंक्रीजिंग ड्यू टू द डिसऑर्डरनेस. Entropy is conserved during the idealized reversible processes only and increases during all actual process. अब आइडियलाइज रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, आइडियलाइज्ड है, तो लेकिन एक्चुअल प्रोसेस में क्या होता है, ये हमेशा इंक्रीज करती है. द परफॉर्मेंस ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम इज डिग्रेडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज एंड entropy generation is a measure of the magnitude of the reversibilities during that process. अगर हमने जो इंजीनियरिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती हैं, डिग्रेड होती हैं, अगर सिस्टम में इरिवर्सिबिलिटीज़ प्रेजेंट हो, तो एंट्रोपी जो है वो मेजर करती है किसको, जो कितनी जो मैग्नीट्यूड ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज़, कितनी इरिवर्सिबिलिटीज़ वहाँ पे प्रेजेंट हैं, उसको मेजर करती है. ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इट इज़ आल्सो यूज टू एस्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इंजीनियरिंग डिवाइसेस. फिर जब इंजीनियरिंग डिवाइसेस की परफॉर्मेंस को देखी जाती है तो ये भी एक पार्ट है, एक फैक्टर होता है, ठीक है, टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ इंजीनियरिंग डिवाइसेस. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एंट्रोपी चेंज अगर हमने फाइंड आउट करनी हो प्योर सब्सटेंसेस के लिए. वैसे ये प्योर केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, ठीक है, इसमें आपको जस्ट हम बता रहे हैं कि एंट्रोपी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू फिक्स है. अगर हमें सिस्टम में जो उनकी स्टेट्स हैं किसी भी प्योर सब्सटेंस की अब हमें पता हो तो उसकी वैल्यू को फिक्स इन टेबुलर फॉर्म में आप लिख सकते हैं और वहाँ से आप देख भी सकते हैं. ऑलरेडी ये जनरेटेड है, ये आपको डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट टेबल्स आपको मिलेंगे बुक के एंड में. जो हमारे पास इंडेक्स है बुक के एंड में, वहाँ पे नंबर ऑफ़ टेबल्स आर गिवन फॉर प्योर सब्सटेंसेस. अगर हम वाटर के केस में देखें, जो वाटर के केस में अगर हमने जो टीएस डायग्राम है अगर हम देखना चाहें तो लेट मी शो यू. जो हमारे पास फिगर A9 है, दैट इज़ शो द डायग्राम ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम, जो कि इससे मिलती जुलती है. जो एक्स एक्सेस पे हमारे पास एंट्रोपी है और वाई एक्सेस पे हमारे पास टेम्परेचर है, और फिर हमें डिफरेंट प्रेशर्स पे और उनका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो गिवन है. अगर S1 हमने फाइंड करना हो जो स्टेट 1 पे वो कितनी है एंट्रोपी, और S2 दूसरी स्टेट पे कितनी है जब भी उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, जहाँ पे उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, तो इन दोनों का जो फिर चेंज इन एंट्रोपी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये वाटर के केस में है. फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है असेंटोट्रोपिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसकी जो एंट्रोपी हो, चेंज इन एंट्रोपी वो ज़ीरो हो, दैट इज़ कॉल्ड असेंटोट्रोपिक प्रोसेस. अगर हमारे पास जो सिस्टम हो वो आइडियाबैटिक हो, आइडियाबैटिक सिस्टम होगा तो वहाँ पे ना हीट जा रही है ना आ रही है, कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं होगी. इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस है, कोई उसमें इरिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाएगी जब हीट वहाँ पे ना आ रही हो ना जा रही हो, क्योंकि जो प्रोसेस है टोटली आइडियाबैटिक है. तो उस केस में जो उसकी एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही, एंट्रोपी जो कांस्टेंट है, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, वो डेल्टा एस जो होगा वो ज़ीरो होगा. अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच द एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इज़ कॉल्ड एंड असेंटोट्रोपिक प्रोसेस. अगर आपको कहीं स्टेट किसी भी न्यूमेरिकल या प्रोसेस में बताया जाए जो प्रोसेस है वो सेंटोट्रोपिक प्रोसेस है, तो वहाँ पे जो फिर आप डेल्टा एस लेंगे वो हम लेंगे ज़ीरो के इक्वल. यस, देयर इज़ नो इरिवर्सिबिलिटी. अभी इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इजी सा न्यूमेरिकल है. हमने जो प्रिंसिपल अभी पढ़ा है इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल, देखते हैं आपको उसका कुछ आइडिया हुआ है कि नहीं हुआ. तो हमारे पास क्या है कि प्रॉब्लम क्या है, एन एनर्जी सोर्स एट 1000 केल्विन
transfers heat to a completely reversible heat engine. This engine transfers heat to a sink at 300 Kelvin. How much heat must be transferred from the energy source to increase the entropy of the energy sink by 20 kilojoule per Kelvin? अब हमें गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा हमारे पास एनर्जी सोर्स का जो टेम्परेचर है वो गिवन है, तो 1000 केल्विन। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसने दी है वो क्या कह रहा है? जो प्रोसेस है आपका रिवर्सिबल हीट इंजन है। प्रोसेस कौन सा है? रिवर्सिबल हीट इंजन है। अब वो हीट इंजन हीट ट्रांसफ़र कर रहा है सिंक की तरफ जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन है। अब हमें सिंक की उसने एंट्रोपी भी दे दी है। अब प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है। तो जो फिर सिंक की एंट्रोपी है वो किसके इक्वल होगी? हमने पढ़ा था S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0 रिवर्सिबल के केस में। तो फिर जो हमारे पास यहाँ से आप सोर्स की एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं। S1 विल बी इक्वल टू माइनस S2 सोर्स, क्योंकि हीट वहाँ से निकल रही है, रिलीज़ हो रही है सोर्स से, तो उसकी जो एंट्रोपी होगी वो नेगेटिव होगी। तो हमारे पास अगर जो सोर्स की एंट्रोपी आ जाए वो कितनी आएगी? -20 किलो जूल पर केल्विन। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मच हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब हमें सोर्स का टेम्परेचर पता है, उसकी एंट्रोपी पता है, तो हीट तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? डेल्टा एस इज इक्वल टू Q/T। तो वहाँ से हम QH को बाहर निकाल लो, H फॉर सोर्स। QH विल बी इक्वल टू TH इनटू डेल्टा SH, और उसकी आप वैल्यू पुट करें, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट विल बी -20,000 किलो जूल। तो माइनस नेगेटिव साइन शोज़ के जो हीट है वो रिलीज़ हो रही है सिस्टम से। इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट। एग्जैक्टली अभी जो ये वाला है न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा उससे टफ है, थोड़ा सा टेक्निकल, ज़्यादा वो टेक्निकल है। इसमें हमारे पास क्या है? कंप्लीटली रिवर्सिबल हीट पंप produce heat at a rate of 300 kilowatt to warm a house maintain at 24 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास हीट इंजन है जो कि हीट प्रोवाइड कर रहा है रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 24 डिग्री सेल्सियस पे। द एक्सट्रेटेड एयर विच इज़ एट 7 डिग्री सेल्सियस, जो बाहर से हीट आ रही है वो 7 डिग्री सेल्सियस पे आ रही है, एज अ सोर्स वो काम कर रही है। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ द टू रिजर्वायर। अब एक तो हमने एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है दोनों रिजर्वायर की, सोर्स और सिंक की, एंड डिटरमाइन इफ दिस हीट पंप सेटिस्फाई द सेकंड लॉ अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। अब ये कहता है कि आपने एक तो एंट्रोपी चेंज हमने फाइंड आउट करनी है, फिर ये भी फाइंड आउट बताना है कि जो सेकंड लॉ में हमने अभी जो इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल पढ़ा है उसको ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहले अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास ये QH है, QL है और W है। अब W भी गिवन नहीं है, QL भी गिवन नहीं है, तो गिवन क्या है? QH है और जो दोनों टेम्परेचर गिवन है। एंट्रोपी कैसे निकल सकती है? लेकिन एक पार्ट की निकलेगी, दूसरे पार्ट की नहीं निकलेगी, तो आपने तो दोनों की फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद फिर उसको लॉ को हमने सेटिस्फाई भी करना है। तो उसके लिए अगर आपको याद हो, हमने जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाला फार्मूला पढ़ा था, उस पर आपको वापस जाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टेम्परेचर हो दोनों, तो वहाँ से आप उसकी जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। एक फार्मूला था ना ऐसा, चलिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिर आप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालेंगे। आपको जो सोर्स और सिंक का टेम्परेचर दोनों गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इस केस में हमारे पास फिर कितना आया? 17.47।
तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास जो दोनों टेम्परेचर सिंक और सोर्स के गिवन थे। अब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी है और जो क्यू एच है 300 किलोवाट वो भी गिवन है। यहाँ से हम वर्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वर्क फिर कितना परफॉर्म हो रहा है उस पर 17.17 किलोवाट। अब हमारे पास वर्क भी आ गया, क्यू एच भी गिवन है, तो क्यू एल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्यू एल अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो क्यू एच माइनस जो वर्क परफॉर्म हो रहा है 300 माइनस 17.17, तो हमारे पास जो क्यू एल वो फिर आ जाएगा 282.8 किलोवाट। अब हमारे पास क्यू एल भी है और क्यू एच भी है और टेम्परेचर भी दोनों के गिवन है। अब हम दोनों की जो चेंज इन एंट्रोपी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, सोर्स की और सिंक की भी। अब दोनों की जो एंट्रोपी है अगर आप देखें तो वो बराबर आई है। दोनों की एंट्रोपी जो आई है वो इक्वल है उसकी वैल्यू। तो ये रिवर्सिबल केस है। और फिर रेट ऑफ एंट्रोपी इंजन एंट्रोपी चेंज वाला प्रिंसिपल था, इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल, उसको ये इंजन जो हीट पंप है ये उसको फॉलो कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो टेम्परेचर और डिफरेंशियल एंट्रोपी जो रिलेशंस हैं उसको हम देखते हैं। इट्स मोर क्रिटिकल एंड टेक्निकल। अगर आप इफ़ यू रिमेंबर एंड रिकॉल्स द ओल्ड लेक्चर्स जो हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, उसमें जो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है, Q प्लस W। जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था वहाँ पे जो एनर्जी बैलेंस में हमने ये एक इक्वेशन पढ़ी थी, कुछ याद है? तो उसी इक्वेशन को हमने डिफरेंशियल फॉर्म में इधर रीराइट किया है। जो डिफरेंशियल ऑफ हीट फॉर इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस माइनस डिफरेंशियल ऑफ वर्क फॉर इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ इंटरनल एनर्जी। हम अज्यूम कर रहे हैं जो हमारे पास प्रोसेस है वो इंटरनली रिवर्सिबल है। अब अभी हमने इक्वेशन पढ़ी जो एंट्रोपी की, वो क्या थी, डी एस इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ क्यू ओवर टी। तो अगर हम इंटरनली रिवर्सिबल के केस में क्यू को बाहर निकाल लें तो इक्वेशन ये रीराइट कर हो सकती है। तो क्यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें TDS। और जब हम मैकेनिकल वर्क के हमने प्रॉब्लम किए थे, इलेक्ट्रिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क, तो वहाँ पे हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी W इज इक्वल टू PdV। तो अब हम W और Q की उसकी जो वैल्यूज़ हैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, TDS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। W को वो उस तरफ ले गया, वहाँ पे उसकी जो वैल्यू प्लस PdV उसने पुट कर दी। TDS विल बी इक्वल टू DU प्लस PdV। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसमें फिर इंथाल्पी को इंक्लूड करते हैं। इंथाल्पी इज इक्वल टू U प्लस PV। जब हम स्पेसिफिक हीट्स वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी। तो इस इक्वेशन का अगर आप डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव क्या आएगा, DH इज इक्वल टू DU प्लस, अब ये इसका हम पूरी इक्वेशन पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। DH इज इक्वल टू डिफरेंशियल ले रहे हैं उसका DU प्लस, अब इसको 2 टाइम करना पड़ेगा, एक बार P को बाहर निकालेंगे, ठीक है, और V पे लगाएंगे, प्लस V बाहर आ जाएगा और DP हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई थी TD इज इक्वल टू DU प्लस PV, तो इसकी जगह फिर हम TDS लिख सकते हैं ना, या फिर, ठीक है, या उसको फिर एक और तरीके से भी कर सकते हैं, TDS बाहर निकाल लें, इसकी जगह DU कर दें।
तो फिर जो इक्वेशन बनेगी वो टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस पी डी पी। फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, अगर आप टी डी एस बाहर निकालना है यहाँ पे जो टी है उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो फिर न्यू इक्वेशन आई, इस इक्वेशन में भी डिवाइड करना है, इस पर भी डिवाइड करना है, तो न्यू इक्वेशन आई वो फिर डिफरेंशियल चेंजेस इन एंट्रोपी इन टर्म ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़, तो वो फिर हमारे पास ये आ जाएंगी अगर हमने एंट्रोपी निकालनी हो। ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशन आई थी इन्हीं को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर टू फाइंड आउट एंट्रोपी फॉर आइडियल गैसेस। जो हमारे पास पहली टी डी एस रिलेशन आई थी, तो अब हम क्या हमने स्पेसिफिक हीट का जो फार्मूला पढ़ा था उसमें डी यू इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी, एंड फ्रॉम आइडियल गैस लॉ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। वहाँ से अगर गैस 1 मोल हो तो पी हम प्रेशर बाहर निकाल लें तो वो इक्वल होगा आर टी ओवर बी। तो अगर हम डी यू की वैल्यू और पी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास फिर जो न्यू इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से होंगी, डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी ओवर टी प्लस आर इंटू डी वी ओवर बी। कौन सा? ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में इक्वेशन थी, हमने पढ़ी थी। जो इंटरनल एनर्जी जब हम स्पेसिफिक हीट वाला टॉपिक कर रहे थे तो वहाँ पर हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी डिफरेंशियल फॉर्म में, डी यू इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी। तो वहाँ से हमारे पास डी यू आया है और पी हमने निकाला है आइडियल गैस लॉ से। जो हमारे पास न्यू इक्वेशन डेवलप होगी वो फिर उसकी जो फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह होगी, और अगर इसको आप सॉल्व करें इंटीग्रल लें तो फिर फ्रॉम स्टेट 1 to 2 जो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी होगी तो वो जी जी वो भी नीचे ही आ गया हमारे पास, ये आर ओवर वी, ये देखें वो टेम्परेचर से कैंसिल हो गया है, आर वैसे का वैसा है, वी नीचे आ गया और डी वी ऊपर है। टेम्परेचर यहाँ पे था ना, हमने सिर्फ पी की वैल्यू पुट की है ना, ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व करें तो हमारे पास जो एक्चुअली इक्वेशन डेवलप होती है वो इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम स्टेट 1 to 2 जो सी वी है जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ दैट गैस और डी टी ओवर टी इंटू प्लस आर लॉग ऑफ वी टू ओवर वी वन। और इसी तरह फिर जो सेकेंड इक्वेशन थी अगर हम उसको सॉल्व करें तो जो उसकी जो फॉर्म हमारे पास डेवलप होगी न्यू इक्वेशन की वो फिर चेंज ऑफ एंट्रोपी जो होगा S2 माइनस S1 वो फिर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वो हमें अगर पता हो तो अगर वो दोनों प्रेशर पता हो तो फिर हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों स्टेट पे। अगर आप बुक में देखेंगे तो इसको फिर उसने आगे फर्दर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, इसको भी एल की फॉर्म में वो ले गया है, इन इक्वेशंस को भी वो हम उसमें सी वी को बाहर निकाल लें और उसको भी आप लॉग की फॉर्म में एल एन T2 ओवर T1 लिख सकते हैं। ये इसको आप रीराइट कर सकते हैं ना। यहाँ पे इसका एंड है, आगे नहीं जा रहे। हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो क्या, हमारे पास जो गैस है वो एयर है, ठीक है, जिसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। जो इनिशियल स्टेट है उसकी वो हमारे पास 100 किलो पास्कल प्रेशर है और उसको कहाँ तक कंप्रेस किया जा रहा है, 600 किलो पास्कल तक।
और इनिशियल टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया तो 290 केल्विन आ रहा है। और फाइनल टेम्परेचर कितना है 57, जो कि 330 केल्विन के बराबर होगा। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, कहता है डिटरमाइन द एंट्रोपी चेंज ऑफ एयर ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन प्रोसेस बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वैल्यूज़ फ्रॉम द एयर टेबल एंड एवरेज स्पेसिफिक हीट। तो बहुत इजी है कि आपने जो एयर टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एयर टेबल में आप वहाँ पे आपने जाके एट 7 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे पास 290 केल्विन है, और 330 केल्विन पे जाके आपने जो एंट्रोपी होगी एस नॉट एयर की इन टेम्परेचर पे जाके वहाँ पे फाइंड आउट कर लेनी है, उसको लिख लें। तो ये जो इक्वेशन है ये हमने वो वहाँ पे ड्राइव की थी जब हमने TDS रिलेशंस पढ़ी हैं, और फिर आइडियल गैसेस के लिए एंट्रोपी फाइंड आउट की थी वहाँ पे। और CP वाले पार्ट को हमने रिप्लेस कर दिया था S2 नॉट माइनस S1 नॉट। अब ये जो वैल्यू आई है ये उन टेम्परेचर्स पे जो अभी हमने फाइंड आउट की हैं यहाँ पे वो पुट कर दें। वो टेबल देख लेते हैं। आर का बिल्कुल और कांस्टेंट है। अच्छा, 290 पे उसकी वैल्यू कितनी है? अगर आप यहाँ पे जाएं टेम्परेचर पे, 290 पे हम गए, वहाँ पे हमने देखा जो एस नॉट की वैल्यू है 1.66 किलो जूल पर केजी केल्विन। और इस तरह जो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 330 है, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे जो एस नॉट की वैल्यू है 1.79। अब वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, S2 1.79 माइनस S1 कितना था 1.66, और यहाँ पे जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट कर दें, और लॉग ऑफ जो प्रेशर एट P2 फाइनल स्टेट पे और इनिशियल स्टेट पे है उनकी वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास बड़े इजीली हमारे पास ये वैल्यू आ गई है जो हमने एंट्रोपी चेंज यहाँ फाइंड आउट की है गैस एयर की। ये हमने फाइंड आउट किया यूजिंग टेबुलर वैल्यूज़, जो टेबल से हमने वैल्यूज़ हैं। अगर इसी को हमने वेरीफाई करना हो, वो कहता है आपने फिर यूज़ करनी है स्पेसिफिक हीट। अब फिर वो जो फार्मूला है जिसमें हमने ये वैल्यू पुट की थी, फिर वो वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। S2 माइनस S1 इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लॉग ऑफ T2 ओवर T1 माइनस R लॉग ऑफ P2 ओवर P1। तो अब इसका आप इसकी जो टेबल है वो आप एयर का जिस यहाँ से आपने उसकी स्पेसिफिक हीट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर जो गैस है हमारे पास, उसकी जो वैल्यू है CP की, ठीक है, वो आपको गिवन है 1.005, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे उसने इतनी ही ली है, वहाँ यहाँ पे ली है उसने 1.006 ली हुई है, ठीक है, ऑलमोस्ट वही है। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास वही आंसर आया जो यहाँ से आंसर आया था। तो इसका मतलब वो जो टेबल बनाया हुआ है वो फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट गैस वो टेबल बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है बुक से, हमारे पास सेम प्रॉब्लम है। एयर है आइडियल गैस, उसको कंप्रेस किया जा रहा है बाय अ 5 किलो वाट कंप्रेसर वर्क हो रहा है, और फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जो प्रेशर है इनिशियल स्टेट 100 किलो पास्कल और फाइनल पे 600 किलो पास्कल। इनिशियल टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनल 167 डिग्री सेल्सियस at a rate of 1.6 kg per minute. During this process, some heat transfer takes place between the compressor and the surrounding medium at 17 degrees Celsius. Determine the rate of entropy change of air during this process. सबसे पहले ना उसका स्केच बना लिया करें, अगर स्केच ना भी गिवन हो आपको। अभी आपको इतने न्यूमेरिकल कर लिए, जैसे हीट इंजन में आप हीट इंजन डिज़ाइन करें, उसको हॉट रिजर्वायर बनाएं, सोर्स और सिंक का बनाएं, लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर वर्क पर, तो उससे ना आपको पूरा वो इजी हो जाता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। तो इस केस में हमारे पास क्या है जी, जो सबसे पहले जो इक्वेशन हमने अभी देखी थी आइडियल गैसेस लॉ के लिए, जो अगर उसकी हमने चेंज ऑफ एंट्रोपी फाइंड आउट करनी हो,
तो वो किसके बराबर थी, S2 माइनस S1, जो कि उसकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हमने रिप्लेस किया था S2 माइनस S1 से, माइनस और लॉग ऑफ P2 ओवर P1। अब S2 और S1 हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, हम टेबल से फाइंड आउट करेंगे। मास फ्लो रेट उसका गिवन है, तो वो अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जो हमारे पास टेबल से वैल्यू आएगी वो फॉर 1 kg के लिए आएगी। मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो kg से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर है 290 केल्विन है और प्रेशर कितना है 100 किलो पास्कल है। तो 290 पे हम अगर एंट्रोपी देखें तो एंट्रोपी हमारे पास कितनी आई है, अगर हम 290 पे 1.66, ये आपने टेम्परेचर वहाँ पे गए 290 पे गए, वहाँ पे S0 पे गए, S0 देखा 1.66। अच्छा, उसके बाद जो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास है 440 पे हमने जो उसकी एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है। 440 पे गए हम, ये हमारा टेम्परेचर है पहला जो कॉलम है, और ये वाला एंट्रोपी है 440 केल्विन पे जो एंट्रोपी आई है S0 वो आई है 2.088। अब यहाँ पे हमने 2.088 माइनस 1.6 ये पुट कर दी और गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी और लॉग ले लिया जो P2 ओवर P1 का, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो मास फ्लो रेट गिवन था 1.6 kg। तो हमारे पास जो नेट फिर आंसर आया चेंज इन एंट्रोपी का वो कितना आया, -00250 किलोवाट पर केल्विन। तो इसका मतलब जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो सराउंडिंग में जा रही है, ठीक है। तो इसमें देखो सिस्टम की डिक्रीज़ हो सकती है, लेकिन जो नेट एंट्रोपी जनरेशन होगी वो नेगेटिव नहीं होगी, वो 0 से कम नहीं होगी।